हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीडीसी क्लासेस। आज जो मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ, छोटा सा टॉपिक रहेगा जिसमें मैं पूरा का पूरा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कौन कौन से टॉपिक हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जाम के लिए, जो आपके मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स या अप्लाइड मैकेनिक्स के नाम से जो टॉपिक आएगा उसमें कुछ टॉपिक्स हैं। आज मैं पूरा उनका डिटेल्ड इंट्रोडक्शन देने के लिए आया हूँ, जिसमें हम बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपके पास टोटल 6 यूनिट है। कितने यूनिट है बेटा? 6 यूनिट। और 6 के 6 यूनिट मैं आपको इतने आसानी से करा दूंगा, एकदम मक्खन की तरह। जैसे पहला टॉपिक आपका फोर्स, दूसरा टॉपिक है इक्विलिब्रियम, तीसरा है फ्रिक्शन, चौथा टॉपिक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, पांचवा टॉपिक है सिंपल मशीन्स एंड सिक्स टॉपिक इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये 6 टॉपिक्स हैं जो आपके लाइफ में भी यूज होते हैं, आप इनको प्रैक्टिकल भी यूज कर पाओगे। इनको मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं इसमें डिटेल में और किस तरह से मैं इसको अप्रोच करना है। जो भी टॉपिक्स हम पढ़ेंगे मैकेनिक्स में काफी चीजें हम देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। तो मैं जब भी आपको हर एक टॉपिक जब डिटेल से पढ़ाऊंगा तो उस टॉपिक में हर एक का एक मॉडल बना के लाऊंगा, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, हर चीज को आपको फील करा दूंगा। जो मैकेनिक्स है, जो अभी तक आपको डर लगता है सबसे ज्यादा, क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले नजदीक है नेक्स्ट मंथ में, तो आपको डर लगता है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है, उससे पहले पहले मैं आपके सारे टॉपिक इतना आसान कर दूंगा कि आप बोलोगे वाह, मजा आ गया। ध्यान से देखो, जो हमारा टॉपिक है, जैसे पहला टॉपिक आपका यूनिट, जो पहली यूनिट है दैट इज फोर्स। फोर्स सभी को पता है क्या होता है, ठीक है, आपने बचपन में डेफिनेशन भी पढ़ी होगी। इस फोर्स को मैं आपको उस डेफिनेशन से हटके एक डेफिनेशन समझाऊंगा जहां पे आपको मजा आने वाला है। इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, फोर्स के फंडामेंटल्स आपको पढ़ने होंगे, फोर्स के कुछ फंडामेंटल्स होंगे, बेसिक्स होंगे जो हमें बेसिक्स पढ़ने होंगे, टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ने होंगे। फोर्स कौन कौन सी फोर्सेस हैं सर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, आपके पास ग्रेविटी फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है, ढेर सारे फोर्सेस हैं। आपके आसपास जितने भी चीजें, आप कोई काम करते हो, कुछ काम करने के लिए कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है आपको, तो जो भी वर्क करते हो वहां पे कहीं ना कहीं फोर्स इन्वॉल्व होता है। तो जितने टाइप के फोर्स हैं उसका हम डिस्कशन यहाँ करते हैं। तीसरा जो पार्ट है पहले यूनिट वन में, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स का मतलब है कि अगर फोर्स मान लो किसी बॉडी पे, एक बॉडी है, इस बॉडी पे किसी इंक्लाइन एंगल पे फोर्स लग रहा है, तो इस फोर्स के दो इफेक्ट होंगे। इस फोर्स का काम क्या होगा सर? जो इस बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो, जैसे आप ट्रॉली बैग है, ट्रॉली बैग को आप पकड़ के खींचते हो, तो अगर ट्रॉली बैग को आप खींच रहे हो, मान लो ये ट्रॉली बैग है एक तरह से, इसको खींच रहे हो, तो अगर ज्यादा फोर्स लगा दोगे तो हो सकता है एक तो टेंडेंसी होगी इस फोर्स की क्या, इस ब्लॉक को आगे ले जाने की। बात समझ में आ रही है? इस फोर्स का एक काम क्या होगा, इस ट्रॉली बैग को आगे ले जाने का। सर दूसरा काम क्या होगा इस फोर्स का? एक टेंडेंसी होगी इस फोर्स की, इस ब्लॉक को, इस बैग को ऊपर लिफ्ट करने का। दो टेंडेंसी होगा, मतलब ये फोर्स दो काम करेगी, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। तो किसी भी इंक्लाइंड फोर्स को जब हम ब्रेक करते हैं उसी टॉपिक को बोलते हैं रिजोल्यूशन। तो इसको डिटेल में हमें पढ़ना है। इस रिजोल्यूशन के साथ साथ हमें कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस पढ़ना है, मतलब दो डायरेक्शन में आपके पास फोर्स गिवन होंगी तो उसका एक रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। मतलब जो भी आपका रिजल्टेंट वाला पार्ट है, जहां पे आपके पास ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ते हो, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ते हो, तो वो सब कंपोजिशन वाला पार्ट यहाँ पढ़ेंगे। मोमेंट ऑफ फोर्स होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स जो है हमारे पास, दैट इज रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। किसी फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट, जैसे ये मान लो पेन है, इस पेन पे अगर मैं यहां से फोर्स लगाऊंगा तो पेन क्या हो रहा है, देखो रोटेट हो रहा है, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट होगा। जैसे ये पेन है, मैं यहां से फोर्स लगा रहा हूं तो क्या होगा, ये पेन ऐसे रोटेट होगा। अगर मैं यहां से फोर्स लगाऊंगा तो पेन ऐसे रोटेट होगा, इस पॉइंट के अबाउट पेन क्या होगा, रोटेट होगा। तो किसी फोर्स का जो रोटेशनल इफेक्ट है, जैसे हैंड पंप है, हैंड पंप आप चलाते हो तो हैंडल को इस तरह से आप करते हो, तो क्या हो रहा है, इस पॉइंट के अबाउट क्या हो रहा है सर, रोटेट हो रहा है। हैंड पंप में जो आप रोटेट करते हो, ये फोर्स लगा रहे हो, मैं ऊपर से मान लो ये फोर्स लगा रहा हूँ, हैंड पंप को स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ये क्या है, फोर्स लगा रहा हूँ सर, ये परपेंडिकुलर से, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर से क्या आता है आपका, मोमेंट आता है। तो किसी भी फोर्स का जो रोटेशनल इफेक्ट होता है उसको बोलते हैं मोमेंट, मोमेंट ऑफ ए फोर्स। अब ये सारा जो हमने डिस्कशन किया कि सर फोर्स क्या होता है, रिजोल्यूशन, मोमेंट और कंपोजिशन, इस चीजों को हम दो मेथड से पढ़ते हैं। एक अप्रोच होती है मेथड, एनालिटिकल मेथड, और दूसरा होता है ग्राफिकल मेथड। तो दोनों मेथड्स हमें पढ़ने होते हैं। एनालिटिकल मेथड में आपके पास फॉर्मूला अप्रोच होता है, आपके पास पूरा थ्योरी रहेगा, फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच रहेगा जहां पे आपको ढेर सारे फॉर्मूले याद रखने पड़ते हैं। जो दूसरी अप्रोच रहती है ग्राफिकल, यहाँ पे सिर्फ ग्राफ की हेल्प से हम जो भी कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे फॉर्मूले बेस्ड पे, उस कैलकुलेशन को हम ग्राफ के थ्रू बहुत आसानी से समझेंगे। मैं इस टॉपिक को आपको ऐसे कर दूंगा कि आप फोर्स लाइफ में कभी भी नहीं भूल सकते हैं। ठीक है बच्चा लोग, आगे देखो। नेक्स्ट है जो दूसरा यूनिट है दैट इज इक्विलिब्रियम। दूसरा टॉपिक क्या है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब अभी जो आप समझते हो दैट इज किसी भी बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स क्या होना चाहिए सर, जीरो होना चाहिए। क्या जीरो फोर्स होना बोलता है कि बॉडी रेस्ट में होना चाहिए?
अगर जीरो फोर्स है उसका मतलब ये थोड़े ना है कि बॉडी रेस्ट में है। कई बच्चे इसको मिसकंसेप्शन ले लेते हैं कि सर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, नेट फोर्स जीरो। हाँ नेट फोर्स जीरो है, बट इसका ये मतलब नहीं कि बॉडी रेस्ट में है। सर फोर्स बराबर हमारे पास होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे, सर एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो सर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है। मतलब एक गाड़ी 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है, कुछ टाइम के बाद देखा अगेन वो ब्लॉक 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा था। दोनों टाइम पे मैंने अलग अलग टाइम पे देखा सेम ब्लॉक 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, मतलब मोशन में है। अगर वेलोसिटी में चेंज निकालूंगा तो वेलोसिटी में चेंज क्या आएगा, सर जीरो आएगा। अगर वेलोसिटी में चेंज जीरो है मतलब ये डीवी चेंज इन वेलोसिटी जीरो, तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। एक्सेलरेशन जीरो होगा तो मास इनटू एक्सेलरेशन जीरो, मतलब बॉडी पे लगने वाला फोर्स जीरो होगा, लेकिन बॉडी तो मोशन में है। तो इक्विलिब्रियम की क्या क्या कंडीशंस होंगी, इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन पढ़ेंगे। अच्छा, इक्विलिब्रियम के लिए हम जब लेमिस थ्योरम अप्लाई करते हैं, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है लेमिस थ्योरम का, वहां पे मैंने समझाया लेमिस थ्योरम क्या होती है, किस तरह से अप्लाई करेंगे। जब बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है तभी हम लेमिस थ्योरम अप्लाई करते हैं, क्या होती है वो मैंने अलग से बनाया। बाकी जब मैं डिटेल लेक्चर्स बनाऊंगा सभी के तो उसमें आपको समझ में आएगा डिटेल से। फिर बीम्स किस टाइप की, टाइप ऑफ बीम्स क्या होते हैं, सर सिंपली सपोर्टेड बीम होता है, कैंटिलीवर बीम होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की बीम होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सपोर्ट्स होते हैं। हमको आसानी से समझेंगे इसको, मैं प्रैक्टिकली आपको विजुलाइज कराऊंगा मॉडल के साथ, आपको प्रैक्टिकली कुछ दिखाऊंगा भी कि बीम किस तरह से दिखती हैं, प्रॉपर अलग अलग सेक्शन दिखते हैं। तीसरा जो चैप्टर दैट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में हम दो चीज पढ़ते हैं, जैसे फ्रिक्शन में आपके पास जो सिलेबस में वो इंट्रोडक्शन है फ्रिक्शन का, फ्रिक्शन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, इसमें टॉपिक आता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज, यहां से क्वेश्चन बनता है। और लास्ट आता है इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। जब इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी की बात करते हैं तो जैसे कोई इंक्लाइंड सरफेस है, कोई इंक्लाइंड सरफेस है, यहाँ पे बॉडी रखी हुई है, कोई एक ढलान टाइप का एक सरफेस है, इस पे बॉडी रखी हुई है, बॉडी क्या करेगी, नीचे स्लाइड करेगी, नीचे स्लाइड करेगी। सर अगर बॉडी की टेंडेंसी नीचे जाने की तो कहीं का फ्रिक्शन इसको अपोज करेगा, तो जरूरी नहीं कि बॉडी स्लाइड करे, हो सकता है वो रुक जाए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ सिंपल सा, जस्ट समझो इस चीज को। मान लो ये सरफेस है और ये मेरा इंक्लाइंड सरफेस है, देखो ध्यान से, और ये मैंने बॉडी को रखा। इंक्लाइंड सरफेस पे बॉडी रखी हुई, क्या स्लाइड कर रही है, नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो रहा है, तो जरूरी नहीं कि इंक्लाइंड सरफेस है तो बॉडी मूव करे। ठीक है, तो वो चीज हम देखेंगे। विदाउट एक्सेलरेशन अगर बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तो उसके बारे में पढ़ना है फ्रिक्शन में। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास दैट इज चौथी यूनिट जो है, जहां पे हम बात करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। किसकी बात करते हैं बच्चे लोग, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, जिसमें हमें दो चीज देखनी है, एक सेंट्रॉइड और एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंट्रॉइड जब बात करते हैं वो टू डायमेंशनल बॉडीज का होता है, मतलब प्लेन सरफेसेस का होता है, जैसे सर्कल है, ट्रेंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ऐसी बॉडीज का हम बात करते हैं सेंट्रॉइड की। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यूज करते हैं वो थ्री डायमेंशनल बॉडीज के लिए यूज करते हैं, जैसे आपके पास स्फीयर हो गया, कॉन हो गया, क्यूब हो गया, मतलब जो सिंपल सिंपल आपके डायग्राम्स हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, उसमें हम बात करेंगे इसके लिए। सर सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करेंगे, मतलब जिसके पास मास होगा, अच्छा जिसके पास एरिया होगा, मतलब जिसके पास सिर्फ क्रॉस सेक्शन होगा, टू डायमेंशनल सरफेस की बात करेंगे तो वहां पे हम सेंट्रॉइड की बात करते हैं। ठीक है, इसमें दूसरे टॉपिक आते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सिंपल सॉलिड्स। जो भी सिंपल सॉलिड्स हैं, जैसे आपके पास क्यूब है, कॉन है, स्फीयर है, क्या है, स्फीयर है, ये सारे टॉपिक्स हैं आपके पास जहां पे हमें सिंपल सॉलिड्स में आपको निकालना है क्या, सेंट्रॉइड। दूसरा जो लास्ट पांचवी यूनिट है दैट इज सिंपल मशीन्स। सिंपल मशीन्स में आपके पास दो तरह की मशीनें आती हैं, एक हम बात करते हैं डेफिनेशन सिंपल मशीन की, और सर सिंपल मशीन जो एक ही इनपुट पे काम करे। कंपाउंड मशीन वो मशीन होती है जो कई सारे इनपुट पे काम करे। ठीक है, तो इसको हमें डिस्कशन अच्छे से पढ़ना है। फिर इसमें कुछ और टॉपिक आते हैं, जैसे लोड हो गया, एफर्ट हो गया, ये सब क्या क्या चीजें हैं, ये इसके लिए बेफिक्र हो जाइए, मैं इसको बिल्कुल आपको आसान कर दूंगा इन टॉपिक्स को। लॉज ऑफ मशीन्स क्या होते हैं, सर कोई मशीन है उसकी एफिशिएंसी क्या होती है, आपने पढ़ा होगा एफिशिएंसी क्या होती है, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, गियर रेशो क्या होता है, वेलोसिटी रेशोज क्या होते हैं, ये सारे टर्म्स आपके लॉज ऑफ मशीन में आ जाएंगे, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर स्टडी ऑफ सिंपल मशीन्स की बात करेंगे। सिंपल मशीन्स में आपके पास जैसे पुली हो गया, पुली का डिस्कशन है, आपका गियर ट्रेन का डिस्कशन है, ये सारे टॉपिक्स आपके बहुत इजी कर दूंगा मैं आपको। हर एक टॉपिक के पेपर्स में ऑलरेडी मॉडल बने हुए हैं, गियर ट्रेन आपको चला के दिखाऊंगा, जो भी गाड़ियों में गियर बॉक्स होता है, गियर ट्रेन होता है, वो मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगा किस तरह से वर्क करता है, एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा डिटेल से। जो लास्ट टॉपिक है, जो सिक्स्थ यूनिट है दैट इज यूनिट 6 दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
सिक्स्थ यूनिट क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस टॉपिक में आपके पास दो चीजें आती हैं, एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये दो थ्योरम के बेसिस पे जितने भी शेप होंगे आपके पास, वो ट्रायंगल का शेप हो, चाहे आपके सर्कल का शेप हो, चाहे आपके पास स्क्वायर शेप हो, चाहे रेक्टेंगल शेप हो, चाहे कैसा भी हो, चाहे आई सेक्शन शेप हो, जितने भी टाइप के शेप होंगे उनके लिए हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने से पहले हमें सेंट्रोइड पढ़ना पड़ेगा। इन दोनों जो फिफ्थ और सिक्स्थ यूनिट है आपके पास, जो ये फिफ्थ यूनिट है आपके पास, सॉरी फोर्थ यूनिट है, और जो आपके पास सिक्स्थ यूनिट है, यहाँ पे मेजरली जो आपसे क्वेश्चन पूछता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछता है। आपके जो यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा, आपके डिप्लोमा के सेमेस्टर में जो एग्जाम्स आएंगे, उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछता है। तो न्यूमेरिकल कंसेप्ट को हम डील करेंगे काफी अच्छे तरीके से, काफी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। जो भी आपके न्यूमेरिकल कंसेप्ट होंगे वो मैं काफी अच्छे से इसमें कराऊंगा। अच्छा, इसके बाद मैं एक बात कर लेता हूँ कि सर अगर मेरे को बुक्स खरीदनी है तो क्या चाहिए बुक्स। मैं सिर्फ बात करूंगा बुक्स की, बाकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ मेरे नोट सफिशिएंट होंगे। बाकी मैक्सिमम बच्चों ने, जिन्होंने 2023 में सीटी का एग्जाम दिया, काफी बच्चे मेरे को अच्छी तरह से जानते भी होंगे कि उसमें मैंने आपको कितने अच्छे से पढ़ाया था। ठीक है, उस चीज को आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, बुक्स की बात कर लेता हूँ। जो आपका सिलेबस दिया हुआ है, आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, वहां से कुछ बुक्स रिकमेंड की हैं। चलो मैं बता देता हूँ कौन कौन सी बुक्स रिकमेंड की हैं, बाकी फिर मैं बताऊंगा आपको बुक्स कौन सी लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है। देखो, चार बुक्स उन्होंने दी हैं। एक है डॉक्टर डीएस बेदी, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बुक है, जो खन्ना पब्लिकेशन की आती है। एक बुक ये है, काफी अच्छी बुक्स है। दूसरी बुक है आर एस खुरमी, आर एस खुरमी अप्लाइड मैकेनिक्स की है, जिसमें काफी इजी लैंग्वेज है। अगर आर एस खुरमी कोई लेता है तो उसकी लैंग्वेज काफी इजी है। जो एस चंद की पब्लिकेशन बुक है, उसकी जो लैंग्वेज है काफी इजी है। फिर ये डॉक्टर ए एस सराव, इनकी बुक काफी अच्छी आती है। आर के राजपूत भी काफी सिंपल बुक है, इस बुक को आप ले सकते हो अगर लेना चाहो। अगर इन चारों बुक में से मैं आपको बोलूं कोई बुक लेना चाहो, तो आप इन चारों में से लेना चाहो तो लास्ट वाली बुक ले सकते हो, आर के राजपूत, अगर किसी को चाहिए तो। जरूरी नहीं है, क्यों? क्योंकि आपके सेमेस्टर के लिए जो मेरे नोट्स होंगे, दे आर मोर देन सफिशिएंट। नोट्स आर मोर देन सफिशिएंट। अगर नोट्स कर लोगे तो आपके एग्जाम में आराम से, अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो 90 प्लस आराम से मार्क्स आएंगे, सिर्फ मेरे नोट्स से। आपको इधर उधर कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। अरे सुन रहे हो? आपको ही बोल रहा हूं, जो भी नोट्स है मेरे वो सफिशिएंट है। अच्छा, इसके अलावा कोई अगर स्टूडेंट चाहता है कि सर नहीं मुझे बुक चाहिए ही चाहिए, मुझे सब कुछ जानना है, मैकेनिक्स मेरे को अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है मैकेनिक्स में। सर मैकेनिक्स बहुत अच्छी चीज है, मैकेनिक्स को समझ लोगे ना, मजा आएगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने में, सिविल इंजीनियरिंग पढ़ने में। कई बच्चे क्या कहते हैं, मैकेनिक्स को छोड़ देते हैं, सिविल इंजीनियरिंग वाले सोचते हैं कि नई टॉपिक हमारे काम का। बट चाहे आपके पास जो भी टॉपिक्स आने वाले सेकंड सेमेस्टर, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, वहां पे आप पढ़ते हो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, वहां पे काम आता है। मैकेनिकल इंजीनियर का मशीन डिजाइन पढ़ते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ते हैं, हर जगह मैकेनिक्स का यूज है। इवन आप थर्मोडाइनमिक्स पढ़ोगे, ढेर सारे सब्जेक्ट जो पढ़ते हैं मैकेनिकल और सिविल वाले, वहां पे आपके मैकेनिक्स का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो मैकेनिक्स को हल्के में नहीं लेना है, ठीक है? तो कंसेप्ट समझोगे, थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा, कंसेप्ट समझना है। कंसेप्ट के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। आप लोग बोलोगे, जितने क्वेश्चंस बोलोगे उतने क्वेश्चंस कराऊंगा, और सेमेस्टर की टेंशन छोड़ देना बिल्कुल भी, ठीक है? अच्छा, मैं और बात कर लेता हूँ। अगर मैंने बोला कि अगर बुक लेना चाहते हो, जो मैं जिस बुक को मैं प्रेफर करता हूँ वो फॉरेन ऑथर की बुक है, जिसका नाम है आरसी हिबलर। बुक का नाम क्या है? आरसी हिबलर। अगर कोई चाहता है कि सर मेरे को बुक पढ़नी है, तो आप इसको अगर खरीद नहीं सकते तो एटलीस्ट इसका पीडीएफ आप अपने पास रख सकते हो, अगर डिटेल से पढ़ना चाहते हो तो। बाकी तो मैंने बोला है कि अगर आपको चाहिए तो मेरे नोट्स सफिशिएंट है, नोट्स से ज्यादा कुछ नहीं, जितना मैंने नोट्स में बताऊंगा सिर्फ उतना ही करना है। अगर चाहते हो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है, सर मैकेनिक्स मेरे को बहुत अच्छी करनी है, आप इसकी एक बार पीडीएफ गूगल पे सर्च करना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। नहीं तो मेरे से कॉन्टेक्ट करना, मैं नंबर दे देता हूँ अपना। मेरा जो नंबर है 7011854417, इस नंबर पर आप कॉल करोगे, इस नंबर पे कॉल करोगे, इस बुक को चाहिए होगा तो मैं इस बुक को आपको शेयर कर दूंगा। काफी अच्छी बुक है, इस बुक से आप पढ़ सकते हो डिटेल में। बट मैंने फिर से बोला, जो नोट्स रहेंगे मेरे वो सफिशिएंट है, आप अपने एग्जाम में आराम से 90 प्लस स्कोर करोगे बिना किसी टेंशन के। समझ गए? ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को, और लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू।